नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जेईई के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से दीजिए और थोड़ा शेयर करिए। फिर मैं शुरू करता हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 100 मीटर। ठीक है, एक कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व है, उसकी रेडियस 100 मीटर है। ठीक, और क्या कह रहा है, द डिजाइन स्पीड इज 50 kmph। मतलब जो आपकी स्पीड है वेलोसिटी वो 50 kmph है, किलोमीटर पर आवर है। इसको 50 इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, देखिए हम सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, सॉल्व आपको करना है। ठीक, अब बात करते हैं। द डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। एफ दिया है आपका 0.15 लेटरल फ्रिक्शन। आपको डिटरमाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी डेवलप। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका जो लेटरल फ्रिक्शन है ये पूरा डेवलप हो रहा है तो उस समय सुपर एलिवेशन क्या लगाएंगे आप, तो E प्लस एफ बराबर B²/GR। यही होता है। B को आप मीटर पर सेकंड में रख दीजिए, ये कैलकुलेट करके। G आपका 9.81 हो जाएगा। R आपका 100 मीटर दिया ही है, F आपका 0.15 दिया है, तो यहां से आप E कैलकुलेट कर लेंगे। E कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, जो भी आए। ठीक है, आप करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड्स इन सॉइल मास आर गिवन इन द टेबल। देखिए एक टेबल दी है जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड लिखा है। एक तरफ वॉल्यूम है, एक तरफ वेट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4 विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इन चारों स्टेटमेंट को यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, जो इस सॉइल के बारे में सही बता रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि जो सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%। तो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको पता है BW/VV। कहने का मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में से कितना परसेंट जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, लिखा है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी 0.3 प्लस 0.5। 0.3 प्लस 0.5 यानी 0.3/0.8। तो क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो करिए इसको, कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 और 0.5 सॉरी 0.5 होगा। 0.3 प्लस 0.2 है तो 0.5 होगा। तो 60% आपका आ जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट S1 आपका सही है। ठीक है, स्टेटमेंट S1 सही है। दूसरा है वाइड रेशियो 40%। अब वाइड रेशियो आप याद करिए। वाइड रेशियो E बराबर क्या होता है, VV/VS। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, 0.3 प्लस 0.2 यानी 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, 0.5 दिया है। तो वाइड रेशियो 1 होना चाहिए। इसमें जो है कितना दिया है, 40%। तो गलत हो गया, यानी स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड दिया वाटर कंटेंट 30%। तो ओमेगा आपका होता है WW/WS। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 0.3, और वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है, 1। तो इसका मतलब कितना आया, 30%। तो यानी आपका वाटर कंटेंट 30%। मान ली S3 सही है, S1 सही हो गया आपका, S3 सही हो गया। अब S4 बचा हुआ है। देखिए अब आप S4 को बिना निकाले आप सही कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जो है, S1, S3 और S4। क्योंकि S4 को सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, जिनमें से 2 आपको पता चल गया है, तो तीसरा S4 ही सही होगा। तो आप बिना S4 सॉल्व किए लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। लिखा है अगर आपकी सॉइल सेचुरेट हो जाए तो सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा। आप बताइए, सेचुरेट होने का मतलब जहां पे एयर है वहां पे वाटर हो जाएगा। ठीक है, एयर है वहां पे वाटर हो जाएगा। आप बताइए वाटर का वेट जो है अभी कितना है, अभी है 0.3 ग्राम। ठीक है, और बताइए जब 0.2, जिसे वॉल्यूम ऑफ एयर आपका 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यही तो होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बताइए हमको जो है एयर की जो वेलोसिटी जो है, मतलब एयर का जो वॉल्यूम है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वहीं पर वाटर होगा तभी तो सॉइल सैचुरेट होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप 0.3 रख दें तो इस सॉरी कितना है 0.2,
0.2 रख दें तो वेट ऑफ वाटर निकल आएगा, ये WW1 हो गया, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर जो एयर की जगह पर आएगा वो 0.2 ग्राम आ जाएगा आपका। अब देखिए 0.2 ग्राम प्लस 0.3 ग्राम मतलब वेट ऑफ वाटर टोटल हो गया 0.5 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया, 0.5 ग्राम। अब हमको बताइए टोटल, देखिए अब टोटल वेट आप मतलब सेचुरेशन के कंडीशन में, W सेचुरेशन के कंडीशन में टोटल वेट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड का वेट 1 ग्राम पर है और जो है वेट ऑफ वाटर 0.5 है, तो सेचुरेटेड वेट कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम। और वॉल्यूम आपका सॉइल का कितना है, देखिए 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 यानी 1, वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपका जो सेचुरेटेड यूनिट वेट होगा गामा सेट बराबर W सेट अपॉन V और 1.5 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो S4 भी आपका सही हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड इन प्लेन्स एंड रोलिंग ट्रेन्स एंड इन स्नोबाउंड एरिया टेकिंग मिक्स्ड ट्रैफिक इनटू कंसीडरेशन। देखिए चाहे जो उनसी हो, अगर आपका प्लेन और रोलिंग है तो ई आपका होता है सुपर एलिवेशन 7%, वहीं अगर आपका माउंटेनियस है तो कितना होता है 10%। अर्बन के लिए 4% लिया जाता है। ठीक, इसको आप रट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है मैच, इसको मैच करना है, इधर स्टोन दिया है और इधर दिया है कौन से जो है कार के लिए इस स्टोन का यूज किया जाता है। तो ग्रेनाइट का यूज आपका किस लिए किया जाता है बताइए। सबसे पहले मार्बल को देख लीजिए, मार्बल का यूज ऑर्नामेंटल वर्क के लिए किया जाता है, तो B का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लाइम स्टोन का फ्लोरिंग के C ऑर्नामेंटल जो है लाइम स्टोन का यूज आप करते हैं किसमें, चूना, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो C हो जाएगा आपका। C का क्या हो जाएगा 4। स्लेट का यूज फ्लोरिंग के लिए, तो D का हो जाएगा 3। और बचा आपका जो है क्या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका की C वाल्स के लिए, तो A का 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2143, 2143। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है among the classification of canal based on the alignment criteria identify the canal in which the number of cross drainage work is maximum। इनमें से किस कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है मैक्सिमम होता है। तो आप याद कर लीजिए जो कंटूर कैनाल होती है उसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपका मैक्सिमम होता है, और जो आपकी रिज कैनाल होती हैं या फिर साइड स्लोप कैनाल होती हैं इनमें मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप ध्यान लीजिए कंटूर कैनाल कैसे बनाई जाती है, किसी एक कंटूर के लॉन्ग बनाई जाती है। ठीक है, और आपकी साइड स्लोप कैनाल क्या बनाई जाती है कि पहले रिज कैनाल की बात करें तो सबसे ऊपरी वाली लाइन के जो है अबाउट जो है रिज कैनाल बनाई जाएगी, और जो साइड स्लोप कैनाल होगी वो कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर जो है बनाई जाती है। कोई कंटूर लाइन ऐसे कहीं तो इनके परपेंडिकुलर बनाई जाती है। ठीक है, तीनों के बारे में आप जानते रहिए। और कंटूर कैनाल जो होती है उसमें सबसे ज्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क की आवश्यकता होती है। देखा मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड आर लोअर फॉर रेलवे देन फॉर हाईवे रीजन। क्या रीजन है, तो जो आपका स्टील व्हील होता है, ठीक है, द स्टील व्हील ऑन स्टील रेल्स हैव ग्रेटर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देन रबर टायर्स ऑन पेवमेंट। देखिए जो स्टील होती हैं और स्टील व्हील होती है उनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा बजाय किसके, रबर टायर और जो आपका नॉर्मली पेवमेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इरिगेटेड एरिया इज जो है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू द 0.32 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए 12 मीटर क्यूब पर सेकंड से खेत में पानी जो है डाला जा रहा है, डिस्चार्ज 12 मीटर क्यूब पर सेकंड है। कितना एरिया है आपका 0.32 किलोमीटर स्क्वायर। कितने समय तक इरिगेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, 4 आवर्स, 4 घंटे। अब आगे क्या कह रहा है पढ़िए। The soil moisture measurement in the field done after irrigation showed that 0.4 meter of water has been stored. Water stored, delta stored आपका कितना है 0.4 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, the water application efficiency ईटा ए याद करना है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, स्टोर्ड अपॉन डिलीवर्ड इनटू 100। मतलब फील्ड में कितना डिलीवर किया गया उसमें से कितना यूज मतलब अप्लाई हुआ, कितना स्टोर हुआ। तो डिलीवर्ड का अगर डेल्टा ज्ञात कर लें हम तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकल आएगी। तो डिलीवर कितना हुआ, देखिए 12 मीटर क्यूब पर सेकंड से हुआ कितने एरिया में,
पॉइंट देखिए, पहले तो देखते हैं कितना घंटे तक हुआ, 4 घंटे तक। तो टोटल अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लें तो 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 4 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, इतना हो गया आपका, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना मीटर क्यूब वाटर आपका डिलीवर किया गया। कितने एरिया में? अब हमको डेल्टा निकालना है अप्लाई वाला। तो डेल्टा कितना अप्लाई किया गया? 0.32 मीटर स्क्वायर में 12 × 4 60 × 60 इतना मीटर क्यूब वाटर 0.32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो 0.32 1000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बचा मीटर, तो यानी डेल्टा एप्लीकेशन आपका यहाँ से x आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया। अब हमको बताइए, अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो स्टोर्ड हुआ 0.4, अप्लाई हुआ x × 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई आप ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, क्वांटिटी ऑफ रिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउड फॉर 2 मीटर स्क्वायर। देखिए, आपको प्लास्टरिंग हमने एस्टिमेटिंग पढ़ा है, तो प्लास्टरिंग का रूल पढ़ाया है कि अगर ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर तक है, 0.5 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग है तो कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर तक है, कहां तक? 3 मीटर स्क्वायर तक, तो क्या एक साइड का डिडक्शन करेंगे, और 3 से अगर ज्यादा है तो आप दोनों साइड के वाल पर डिडक्शन कर देंगे, ठीक। तो इसमें डिडक्शन इज अलाउड फॉर 1 फेस ऑफ वॉल, ठीक, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग टेस्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। देखिए, इनमें से बताना है आपको, टेस्ट दिया हुआ है, कौन सा टेस्ट किसके लिए करना है, दोनों को मैच कराना है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए करते हैं? एक्सपीटी वैल्यू बताइए। ग्रेन साइज एनालिसिस, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, कंपैक्शन, तो ए का थर्ड हो जाएगा, जो है बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर टेस्ट, ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं आप इससे, तो बी का 1 हो जाएगा। प्रॉक्टर टेस्ट, कंपैक्शन करते हैं, तो सी का हो जाएगा 4। और क्या बचा? एक बचा वेन टेस्ट, तो शियर स्ट्रेंथ, तो डी का 2, ठीक है। तो 3142 थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टेप 30 मीटर टेप वाज टेस्टेड बिफोर अ सर्वे एंड फाउंड हैव अ लेंथ 29.93 मीटर। मतलब ये टेप जो है, एक्चुअली में टेप की लंबाई को अगर डी से दिखाएं तो है तो 30 मीटर का, लेकिन जब हम सर्वे करने जाए तो उसको टेस्ट किए तो कितना था? 29.93। ये पहले ही सर जो है चेक कर लिए, पहले से ही इतना है। और इफ द लेंथ इज मेजर्ड विद दिस टेप, आप बताओ इस टेप से जो लेंथ मेजर की जाएगी वो इनकरेक्ट लेंथ ही तो होगी, वो कितना है? 270 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है करेक्ट लेंथ। तो ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है? L डैश इंटू डी डैश अपॉन डी, यही तो होता है। अब आप L निकालना है आपको, तो 270 इंटू 29.93 अपॉन 30, कैलकुलेट करिए कितना आएगा। अब हमको एक बात बताइए, लंबाई पहले से छोटी थी, अब देखिए अगर आपको इतनी दूरी मापना है, 30 मीटर की दूरी नापना है, चेन आपकी 30 मीटर है तो 30 नापेगा, लेकिन 29.93 है तो ये 29.93 ही तो नापेगा, 29.93 नापेगा कहां? ये है टेप आपका 29.93 मीटर का, और लेकिन ये 30 मीटर बता रहा है। कहने का मतलब एक्चुअल में नाप रहा है 29.93 मीटर, लेकिन हमको पता है कि ये 30 मीटर की चेन है तो बता 30 मीटर रहा है ये, ठीक है। तो ज्यादा तो नाप रहा है, तो इससे भी आप देख सकते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करके आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर अ लार्ज कैचमेंट कंटूर्स ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वर प्लॉटेड, द प्लॉट इज नोन है। देखिए, जो ऐसी लाइन जो समान जो है वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाती है तो उसे हम आइसोहाइडल लाइन कहते हैं, और अगर उससे कोई मैप बनाया जाएगा तो उसे आइसोहाइडल मैप ही कहेंगे ना। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मास कर्व क्या होता है? मास कर्व होता है जो रेनफॉल और जो है टाइम पीरियड के बीच में ग्राफ बनता है, तो ग्राफ की जो प्रकृति होती है, इस कर्व को मास कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कर्व कहते हैं, ठीक। अगला है आपका थाइजन पॉलीगन। ये आपका होता है कि जैसे आप रेन गेज लगाते हैं तो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जितने रेन गेज हैं उनसे जो प्रेसिपिटेशन हुआ उससे नापता है, तो उसे थाइजन पॉलीगन कहते हैं। मतलब थाइजन पॉलीगन मेथड होता है। और एक मेथड और होता है जिसमें बाहर के रेन गेज को भी लिया जाता है, लेकिन थाइजन वाले में नहीं। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या होता है कि समान प्रेशर वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर चैनल विच बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ ऑफ
टू द बॉटम विथ। देखिए बॉटम विथ हमेशा डेप्थ का दोगुना होगा, विथ जो होगी हमेशा डेप्थ का दुगना होगा, यानी d बराबर हो जाएगा b/2। तो यानी d/b इक्वल टू 1/2। ठीक, यही तो पूछा है, डेप्थ टू 1/2 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि फॉलोइंग डिटेल परटेन टू द क्रॉसिंग ऑफ अ कैनाल ऑफ ड्रेन बेड लेवल ऑफ कैनाल। इतना देखिए हम इसको बनाते हैं। एक कोई डॉटम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा 0 लेवल का है। ठीक है, 0 लेवल की लाइन है हमारी। अब क्या कह रहा है, बेड लेवल ऑफ कैनाल 211 मीटर, यहां से कैनाल का बेड लेवल 211 मीटर, मान लीजिए 211 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ कैनाल इज 1. देखिए अब यहाँ पे हम एक कैनाल बनाते हैं और इसमें जो डेप्थ है आपकी वो 1.8 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, 211 यानी 212.8 मीटर का ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। लिखा है बेड लेवल ऑफ ड्रेन इज 209.4 मीटर। जो ड्रेन है उसका बेड लेवल यहाँ पे है कहीं 209.4। ठीक है, अब यहाँ पे एक ड्रेन आप बना दीजिए। अभी हम वैसे बना रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग बना रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। 209.4 मीटर है। ठीक है, अब फ्लो डेप्थ ऑफ हाई फ्लड लेवल 2.2, यहाँ से 2.2 मीटर यानी 211.6। ठीक है, तो यहीं पे कहीं होगा 2.2 मीटर यानी 211.6। ठीक है, मीटर हो गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क किया जाएगा। तो आप पहले बताइए कि जो आपकी ये कैनाल है और ये आपका ड्रेन है, तो हमने आपको बताया था जब हम आपको इरिगेशन पढ़ाए थे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ाए थे, कि अगर कैनाल आपका ड्रेन से ऊपर है, कैनाल का बेड लेवल ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो आपका ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे लेकिन बेड लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे हम एक्विडक्ट ही बनाते हैं। एक्विडक्ट मतलब जब कैनाल को ऊपर से ले जाना होता है तो हम एक्विडक्ट बनाते हैं, और जब कैनाल को नीचे से ले जाता है तो वो बनाते हैं हम सुपर पैसेज। ठीक है, सुपर पैसेज बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैनाल को तो ऊपर से ले जाना है ना, तो यहाँ पर बनेगा साइफन एक्विडक्ट, क्योंकि कैनाल ऊपर है। और क्या करेंगे, ड्रेन के बेड लेवल को थोड़ा सा नीचे गिरा के फिर इसके नीचे ले जाके फिर ऊपर उठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा साइफन एक्विडक्ट। अब जो है कैनाल साइफन कब बनता, कैनाल साइफन तब बनता जब ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ये थोड़ा नीचे होता है, तो कैनाल को ले जाते हैं इसके नीचे से। ठीक, अब समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A roof with slope in all 4 directions and with a break in each slope is known है। देखिए 4 प्रकार के रूफ होते हैं, मैं पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं आपको, रट लीजिए इसको। एक रूफ आ ही जाता है, एक होता है गैबल, एक होता है गैम्ब्रेल, एक होता है हिप, एक होता है मैंसर्ड। ठीक है, गैबल क्या होता है, गैम्ब्रेल क्या होता है, जब दो साइड में स्लोप, स्लोप कितने में हो, 2 साइड में, और इसमें भी स्लोप 2 साइड में हो लेकिन दोनों साइड में क्या हो, विथ ब्रेक। ये विथ ब्रेक है, ये विदाउट ब्रेक है। ठीक है, हिप क्या है, 4 स्लोप, 4 साइड में जो है स्लोप हो लेकिन विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक। और इसमें मैंसार्ड में 4 साइड में स्लोप हो लेकिन विथ ब्रेक। तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा है कि 4 डायरेक्शन में आपका स्लोप है और विथ ब्रेक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, मैंसार्ड हो जाएगा। ठीक, मैंसार्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है फॉर अ मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N, इट इज सीन दैट E बराबर 2N देन द बल्क डेंसिटी या बल्क मॉडुलस K ऑफ द मटेरियल इज। देखिए आपको बताना है कि अगर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जो आपका हम अगर G मानते हैं तो G बराबर N है, और अगर आपका E बराबर लिखा है 2N, E बराबर 2G या 2N लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको बताना है बल्क मॉडुलस क्या होगा, K आपका क्या होगा। तो क्या होता है, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, यही तो होता है। E के जगह पर क्या रख देंगे आप, 2G रख दीजिए, तो 2G 1 प्लस म्यू, तो म्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, म्यू बराबर आपका 0 आ जाएगा, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा म्यू। अब देखिए E बराबर होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू,
यही तो होता है। E बराबर 3k, 1 माइनस 0 हो जाएगा म्यू की वैल्यू, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा 3k, तो k बराबर हो जाएगा E/3। है कोई ऑप्शन? हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A water treatment plant has flow rate इतना, the settling basin at the plant has effective settling volume dimension of length 20 मीटर into 30 मीटर depth 3 मीटर into width जो है 6 मीटर। What percentage of particle having the settling velocity 0.004 मीटर पर सेकंड is removed? आपका कोई सेटलिंग टैंक दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। देखिए ये सेटलिंग टैंक दिया है, इसका टॉप और जो है बॉटम दिया हुआ है, जो भी डेप्थ आपका दिया है, कितना डेप्थ आपका दिया है 3 मीटर, लंबाई आपका दिया है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर। कह रहा है कि इसमें जो पानी आ रहा है वो कितने मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है, 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसमें जो वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी आपकी दी है, वो दी है कितना 0.004 मीटर पर सेकंड। हमको आप बताइए एक समय में, यूनिट समय में कितने पार्टिकल सेटल होंगे जो इस पूरे सेक्शन में होंगे सेटलिंग टैंक के, ठीक है। अब हमको बताइए सेटलिंग वेलोसिटी ये है, अब हमको अगर निकालना हो कि कितने मीटर क्यूब पार्टिकल्स पर सेकंड में जो है, मतलब इस देखिए मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ किसी यूनिट लेंथ पर, ये बता रहा है यूनिट लेंथ पर इतने पार्टिकल इतने सेकंड में सेटल हो रहे हैं। अब हमको ज्ञात करना है उनका पूरे इस पर, तो हम क्या करेंगे 0.004 इंटू 20 इंटू 6 इतने मीटर क्यूब पर सेकंड पार्टिकल क्या होंगे जो है सेटल होंगे। अब हमको बताइए पूछा क्या है इसने कितना परसेंट, देखिए आ इतना रहा है, सेटल इतना हो रहा है, तो परसेंटेज निकाल लीजिए आप 120, 12 चौक 48, 120 4 कितने हो जाएंगे 0.48 अपॉन 0.6 इंटू 100, ये कितना आएगा 0.48 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। तो अब 0.48 अपॉन 0.6 80%, 80% पार्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। समझ में आएगा नहीं, कुछ नहीं करना है। आप देखो आपको यूनिट सॉल्व करना होता है जो न्यूमेरिकल आता है प्री में, या फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of exposed area of brick, the presence of efflorescence is called। देखिए जब एफ्लोरोसेंस टेस्ट करते हैं आप ब्रिक का, तो ब्रिक का जब फ्लोरोसेंस टेस्ट करते हैं तो उसमें व्हाइट पैचेस बनते हैं। अगर व्हाइट पैचेस का मान 10% से कम है एरिया का, तो आपका क्या होता है, स्लाइड कहलाता है वो, ठीक है। और अगर यही 10 से 50% के बीच में है तो मॉडरेट कहलाता है। और यही आपका अगर 50% से ज्यादा है तो क्या कहलाता है, सीवियर। क्या कहलाता है, सीवियर। अब हमको बताइए इसमें पूछा कितना है, 10 से 50 पूछा है तो मॉडरेट कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइसबर्ग फ्लोट इन सी वाटर विद 14% ऑफ इट्स वॉल्यूम प्रोजेक्टिंग अबव द सी सरफेस। मतलब सी सरफेस से ऊपर कितना है, 14% वॉल्यूम है। इफ द स्पेसिफिक weight of sea water is 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये हमने बताया था b डैश अपॉन b इक्वल टू रो बी अपॉन रो एल। कहने का मतलब ये बॉडी का डूबा हुआ भाग अपॉन बॉडी का पूरा भाग, बॉडी का मतलब डूबा हुआ वॉल्यूम और बॉडी का पूरा वॉल्यूम अपॉन बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, ठीक। तो कितना वॉल्यूम डूबा है, 14% ऊपर है तो 86% डूबा होगा। 0.86 बी डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम बी है। वॉल्यूम ऑफ जो डेंसिटी ऑफ जो है बॉडी कितना है, डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको ज्ञात करनी है। और जो आपका सी वाटर है, लिक्विड है, उसका 10,000 कितना है, 400। आपको करना कुछ नहीं, 10,400 गुणे 0.86 कर दीजिए, रो भी आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 10,400 गुणे 0.86 कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l सब्जेक्टेड टू टॉर्क T एंड बेंडिंग मोमेंट m, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का आपको क्या ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा,
टॉर्क टी है तो टाउ बराबर टाउ टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर होता है। और कौन सा सर्कुलर शाफ्ट है तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा टी इंटू डी बाई टू अपॉन पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, यही तो होगा। ये हो जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। ये आपका टाउ मैक्स आ गया। अब आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा m इंटू डी बाई टू अपॉन पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। तो हो जाएगा क्या 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। अब रखिए किसका किसका रेशियो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू बेंडिंग से टाउ अपॉन सिग्मा अगर करेंगे तो 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 32 m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा टी बाई 2m। है कोई ऑप्शन देख लीजिए, टी बाई 2m आपका सेकंड ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इरिगेशन कैनाल ऑफ 80 किलोमीटर लॉन्ग इफ इट हैज एवरेज सरफेस विथ 15 मीटर, द evaporation measured in a class A pan is 5 mm per day, the volume of water evaporated in a month of 30 days, टेक पैन कोफिशिएंट। देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली गुणा करना है, इसमें खाली गुणा करना है। पैन कोफिशिएंट दिया है, इवेपोरेशन दिया है कितना 5 mm पर डे, तो पैन कोफिशिएंट से इवेपोरेशन में आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.7 इंटू 5 कर देंगे तो 3.5 कितना हो जाएगा mm पर डे। अब ये कह रहा है कितने दिन तक, 30 दिनों तक, तो कितना टोटल हो जाएगा 3.5 mm इंटू 30 दिन, तो इंटू 30 डेज अपॉन डे, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा आपका क्या mm, 105 mm आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मीटर में बदल लें तो 0.105 मीटर आपका हो जाएगा। अब आपको बताना है टोटल वॉल्यूम बताना है, तो भाई एरिया कितना है, एरिया 80 किलोमीटर लंबा और 15 मीटर विड्थ का है, तो 80,000 मीटर लंबा इंटू 15 मीटर विड्थ से अगर जो है 0.105 मीटर अगर आपका हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ करना नहीं था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रेशर गेज फिटेड ऑन द साइड ऑफ टैंक फिल्ड विथ लिक्विड रीड्स 50 किलोपास्कल एंड 100 किलोपास्कल एट हाइट्स ऑफ 10 मीटर एंड 5 मीटर। What is the approximate density of liquid? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही चीज पूछा है आपसे, एक कॉन्सेप्ट पूछा है बस, और जो कि हमें लगता है कि हर लड़कों को पता होगा। प्रेशर गेज है आपका, कोई ये है टैंक, इसमें जो है दो जगह पर, एक जो है कहाँ 10 मीटर पर और 5 मीटर पर, एक मान लीजिए यहाँ से 5 मीटर पर प्रेशर गेज लगा है, एक 10 मीटर पर लगा है, यहाँ पर एक लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा है। ठीक है, दो लगा है मान लेते हैं, और कह रहा है कि 50 किलो पास्कल और 10 किलो पास्कल आपका जो है 100 किलो पास्कल लग रहा है। ठीक है, ए प्रेशर गेज फिटेड ऑन द साइड ऑफ अ टैंक filled with liquid reads 50 kilopascal and 100 kilopascal from 10 and 5 meter. What is the approximate density of liquid? G बराबर 10। देखिए अब बताइए हमको यहाँ पर 100 होगा कि यहाँ पर होगा, 50 किलोपास्कल कहाँ पे होगा। देखिए a pressure gauge fitted on the side of tank with liquid reads 50 kilopascal and 100 kilopascal at height 10 meter and 5 meter। ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर 5 मीटर जो है ऊपर बॉटम से लिया गया है, तो अगर आप देखें ऊपर से अगर आए तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। एक बात, टैंक आप फिर से बनाइए, ठीक है, और इसके साइड पर आप ऊपर से लीजिए, मान लीजिए यहां तक लिक्विड भरा है, तो यहां से 5 मीटर की गहराई पर एक लगा हुआ है, एक 10 मीटर की गहराई पर लगा हुआ है। ठीक है, दो जगह पर आपका प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये समझिए। तो देखिए 5 मीटर गहराई पर 50 होगा, 50 किलो पास्कल, क्योंकि कम गहराई पर जो है कम ही आएगा स्ट्रेस, नीचे जाएंगे तो 100 किलो पास्कल वाला यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है P बराबर होता है रो जी एच। ठीक है, तो आपको P पता है 50 किलो पास्कल और रो आपको निकालना है, जी आपका 9.8 दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है, और H आपको पता है 5 मीटर, तो आप निकालेंगे तो किलो पास्कल में है, तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो बराबर आपका आ जाएगा
10 25 50 1 यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब जो भी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1000। सही है ना, समझ में आएगा कि नहीं आ गया? बस यही सेट करना था आपको, जो है कैसे सेट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हाइल यूजिंग थियोडोलाइट हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्किल व्हाइल मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल। देखिए आपको ये बताना है कि अगर आप थियोडोलाइट से सर्वेक्षण कर रहे हैं तो आप रीडिंग कैसे चेंज करते हैं। आप करते क्या है, आप मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन आपका यहाँ पर है और एक स्टेशन यहाँ पर है, ए है ये और ये बी है। हमने ओ पर लगाया अपना इंस्ट्रूमेंट। करते क्या है, सबसे पहले ए को जो है क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट ए पर रखते हैं, मतलब इसको आप क्या करते हैं, देखते हैं थियोडोलाइट से। ठीक है, देखने के बाद क्या करते हैं कि जब इसके सीध में आ जाती है आपकी थियोडोलाइट जो है, उसका दूरबीन जो है आपका टेलीस्कोप, तो हम करते क्या है कि रीडिंग को 0 0 पर फिक्स कर देते हैं। फिर लोअर प्लेट को हम टाइट कर देते हैं और अपर प्लेट सॉरी लोअर स्क्रू को आप जो है टाइट कर देते हैं, अपर स्क्रू को ढीला करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद देखते हैं, फिर एंगल पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लोअर प्लेट को आप टाइट कर देते हैं और अपर प्लेट को ढीला करते हैं, तब हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं। तो अपर क्लैंप इज लूजेंड एंड लोअर क्लैंप इज टाइटेंड। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है a trapezoidal canal of bottom with V and depth D with side slope Z:1 is formed in cutting for a length L. It proposed to provide lining to the canal. The surface area of lining of canal. कैनाल का जो लाइनिंग है उसका सरफेस एरिया बताना है आपको। Z:1 का स्लोप है और D गहराई दिया हुआ है इसका। ठीक है, आप मान लीजिए ये कैनाल है आपकी, है ना, ये आपकी कैनाल थी, इसका बेस विड्थ D दिया हुआ है। ठीक है, D इसकी गहराई है और Z:1 आपका साइड स्लोप है। तो हमको बताइए कि अगर ये Z:1 है तो ये दूरी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी Z:D, ये दूरी भी हो जाएगी Z:D। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट कर लो यार। ये D है और ये जो है मान लीजिए D गहराई है, तो अगर ये Z हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल होता है। ठीक है, अगर आपका Z हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो एक वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो उससे आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे ZD से, तो यही तो आपका जो मान लीजिए D अगर आपका वर्टिकल गया है तो Z:D यही तो जाएगा। देखिए अगर एक वर्टिकल जाता है तो 1 × Z हॉरिजॉन्टल जाता है, तो D वर्टिकल जाएगा तो D × Z आपका हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो Z:D हो जाएगा इधर, Z:D इधर हो जाएगा। तो टॉप विड्थ आपकी क्या हो जाएगी, B + 2ZD, है ना, हो गया। अब ये बताइए ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी भैया ZD का स्क्वायर, ZD का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा ये, अंडर रूट में बाहर करेंगे जब इसको तो D अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + Z स्क्वायर, है ना, 1 + Z स्क्वायर या Z² + 1 रख दीजिए आप भी। क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये Z² + 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये लंबाई आ गई आपका D अंडर रूट Z² + 1, है ना। अब आपको सब कुछ मिल गए हैं। अब एरिया आपको मान लीजिए कि कितने लंबाई में ज्ञात करना है, L लंबाई में आपको ज्ञात करना है, तो इसका एरिया ज्ञात कर लीजिए L लंबाई में, तो D Z² + 1 × L प्लस इसका B × L प्लस इसका D Z² + 1 × L। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, L कॉमन कर लीजिए और ये 2 बार है तो इसे 2D Z² + 1 अंडर रूट में, ठीक है, और प्लस हो जाएगा B। तो यही तो ऑप्शन आपका दिया है B 2D Z² + 1, ठीक है, वही दिया है आपका सेकंड ऑप्शन। देखिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, E जो है आपका वॉइड रेशियो 0.75, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट। फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए आपको वाटर कंटेंट याद करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ओमेगा बराबर SE/G आपने सुना होगा, ओमेगा बराबर SE/G, S1 हो गया तो ओमेगा बराबर E/G हो गया। E आपको कितना दिया है 0.75, G आपको दिया है 2.5। आप कैलकुलेट कर लीजिए वाटर कंटेंट, ठीक, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
of test facility setup cost 10 lakh at the time of installation and its scrap value is 50,000 at the end of useful life in 10 years. Adopting a straight line method for computation depreciation, estimate the book value of the facility at the end of 5 years. 5 साल के बाद में बुक वैल्यू को ज्ञात करना है और पहले इसका कॉस्ट जो था वो था 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए था, लेकिन जो आपका पर जो है स्क्रैप वैल्यू जो थी वो भी बराबर था आपका कितना 50,000। ये कब था? ये था 10 साल के इन पर, तो यहाँ पे n बराबर 10 ईयर लिखा जाएगा। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो d बराबर होता है c माइनस बी बाई एन पर ईयर के लिए होता है। तो 10 लाख माइनस 50,000 बटे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख में से 50,000 घटा देंगे तो 9,50,000 बचेगा और 9,50,000 में से घटेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना 100 करेंगे, ठीक है, 95,000 आपका आ गया। ये पर ईयर का हो गया। अब ज्ञात करना है बुक वैल्यू कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर के लिए अगर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 95,000 गुणे 5 कर दीजिए आप, ठीक, कितना आएगा 0 0 0 25 5 9 47, देख लीजिए, ठीक है, 4,75,000 आ गया। अब बुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन घटा दीजिए ओरिजिनल कॉस्ट में से। तो 10 लाख में से अगर आप घटाएंगे डेप्रिसिएशन कितना 4,75,000 तो कितना बचेगा, 5,25,000 रुपए आपके पास बचेंगे। मतलब यही आपका कहलाएगा बुक वैल्यू, कोई बात नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 800/2007 मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। अगर डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड की बात हो रही है तो 180 होता है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक या बेंड लोड की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है ए लाइन, देखिए आपको ये भी दिया क्लोजिंग एरर का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ज्यादा करा रहे हैं हम आपको, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ज्यादा तो लड़के अटेम्प्ट कर जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल की वजह से पेपर जो है कठिन हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन में 30-30 नंबर बढ़ जाता है। बहुत घाटा होता है भाई पढ़ने वाले लड़कों का, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग छोड़िए नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कर ले जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा तब तो वाह वाह, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ए लाइन ऑफ लेवल हैज बीन रन फ्रॉम बेंचमार्क एंड एलिवेशन कितना है आपका 125.42 मीटर, 125.42 मीटर यहाँ पर एलिवेशन आ गया, ठीक है। एंड अनदर बेंचमार्क एलिवेशन 125.45, 125.45 दूसरे पर आ गया, ठीक है। द बैक सम ऑफ बैक साइड एंड सम ऑफ फोर साइड, देखिए सम ऑफ बैक साइड आपका दिया है, कितना दिया है 17.58 मीटर और सम ऑफ फोर साइड कितना दिया हुआ है 17.61 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है क्लोजिंग एरर। देखिए कार्तीय तल आप लोग पढ़े होंगे, कार्तीय तल में मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट होता था, ये आपकी जो है क्या होती थी, ये आपका मूल बिंदु होता था। हम जब दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते थे तो हम देखते क्या थे कि अगर दोनों रेखाएं इसके मूल बिंदु के एक ही तरफ आ जाती थी तो हम क्या करते थे, दूसरी जो दूर वाली रेखा में से पहली वाली रेखा के बीच की दूरी घटा देते थे तो हमारे इनके बीच की दूरी आती थी। लेकिन यही अगर एक प्लस आता था एक माइनस आ जाता था, एक प्लस आ जाता था एक माइनस आ जाता था, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होती थी, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ता था दोनों की वैल्यू। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा यहाँ पे। अब देखिए आपने पढ़ा होगा करेक्शन, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है, तो घटाइए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 45 0.03 ये हो जाएगा। अब इधर से घटाइए इसको, ठीक है। अब जो है बैक साइड माइनस फोर साइड होता है ना, तो घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.03 आ जाएगा माइनस में। अब बताइए एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो क्लोजिंग एरर क्या होगी, एक दूसरे तरफ है एक दूसरे तरफ है, तो मान लीजिए ये लाइन अगर रेफरेंस ले रहे हैं तो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और ये क्लोजिंग एरर कब खत्म होगी, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट एक ही होगा, तो इनके बीच की दूरी का क्लोजिंग एरर 0.03 प्लस 0.03 बराबर 0.06। सारे साइन को छोड़ के अगर दोनों डिफरेंस है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी क्लोजिंग एरर कितना आ जाएगी 0.06 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क विथ ब्रिक
ऑफ नॉमिनल साइज 1999 विथ 15% एक्स्ट्रा फ्रॉक फिलिंग एंड वेस्टेज, इट एज्यूम दैट 1 मीटर क्यूब ऑफ द वेट मोटार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। आपको निकालना है, देखिए क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालना है कुल मिला के। मान लीजिए एक ब्रिक है आपका, इसका 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर इसकी साइज है, लेकिन जब हम मोटार लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर यही लेके आप करते हैं। तो हमको एक बात बताइए कि आप इसका आयतन निकालिए, मान लीजिए y आ गया और इसका आयतन निकालिए x आ गया, y में से x घटाए तो ये आ गया मोटार। क्या आ गया? मोटार। अब मोटार में कह रहा है कि 15% एक्स्ट्रा जो है फ्रॉक फिलिंग के लिए यूज हो रहा है, तो मोटार जो भी आया आपका इंटू 1.15 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा बेट मोटार। बेट मोटार आ जाएगा। अब बेट मोटार में कह रहा है 1 पॉइंट कितने से 25 से मल्टीप्लाई करें तब आपका आ रहा है ड्राई मोटार। ठीक है, ड्राई मोटार आ गया। अब यही जो आएगा वैल्यू वही देख लीजिए कितना परसेंट आ रहा है, कैलकुलेट आपको करना है, हमने आपको तरीका बता दिया। अगले 33% आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है 20 mm पर आवर ऑकर्ड ओवर अ वाटर शेड एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर फॉर डिडक्शन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स। इट मेजर्ड अ डायरेक्ट रन ऑफ अ वॉल्यूम 30,000 मीटर क्यूब इन द स्ट्रीम। फाइंड द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर द रन ऑफ इन केस। आपको ये बताना है कि अगर वर्षा हो रही है 20 mm पर आवर से और रनाफ इतना हो रहा है तो कौन सी ऐसी वर्षा है जो रनाफ के लिए नहीं अवेलेबल है। अच्छा हमको बताइए 5 mm वर्षा हुई, 2 mm आपको रनाफ के लिए मिल गया, 3 mm गया कहाँ? 3 mm आपका सीपेज हो गया, मतलब इन्फिल्ट्रेट हो गया। तो इसी 3 mm को बताना है कि कितना ऐसा है जो रनाफ के लिए नहीं मिल रहा है। इतना वर्षा और ये इतना रनाफ के लिए मिल रहा है तो कितना नहीं मिल रहा है ये बताना है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। आप हमको बताइए कि अगर 20 mm पर आवर से वर्षा हो रही है 6 आवर तक, रेनफॉल इंटेंसिटी आपका 20 mm पर आवर है, टाइम आपका 6 आवर्स है, तो टोटल कितने डेल्टा मतलब वर्षा होगी? अगर डेल्टा रेनफॉल अगर आप याद करें तो 20 mm पर आवर इंटू 6 आवर इक्वल टू 120 mm आपकी वर्षा होगी। 120 mm को लिख सकते हैं डेल्टा रेनफॉल बराबर 12 सेंटीमीटर। वर्षा इतना हुई। अब देखिए रनाफ कितना मिला, कह रहा 30,000 मीटर क्यूब रनाफ मिला। ये तो वॉल्यूम मिला ना भाई, हमको डेल्टा बताना है। तो जितने एरिया में ये रनाफ मिला है उसी एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो डेल्टा आपका रनाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर में आएगा, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। 3 सेंटीमीटर आपका रनाफ मिल रहा है और जो है 12 सेंटीमीटर आपको जो है वर्षा हो रही है, तो बचा कितना? जो 12 माइनस 3 कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर आपका इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, वही आपका जो है मिल नहीं रहा है रनाफ के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल टू द फील्ड? कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। ड्यूटी होती है कि अगर थोड़ा पानी ज्यादा जगह तक घेरता है तो ड्यूटी ज्यादा होगी, और कम पानी जो है मतलब ज्यादा पानी कम जगह में है तो ड्यूटी कम होगी। अब बताइए जब कैनाल जो है सोर्स से वाटर कैनाल में जब डाला जाता है तो देखेंगे कैनाल के कुछ ही एरिया में ज्यादा पानी होता है, लेकिन वही पानी जब फील्ड में छोड़ा जाता है तो बहुत सारा एरिया घेर लेता है। इसका मतलब जो ड्यूटी होती है वो मेन कैनाल में सबसे कम होती है, वो फील्ड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मेन कैनाल में सबसे ज्यादा और सॉरी सबसे कम और फील्ड में सबसे ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ प्रेशर below the free surface of a vertical triangular plane and submerged in the water with one side of free surface vertex downward and altitude h। आपको ये बताना है कि इसमें से सेंटर ऑफ प्रेशर आपको बताना है। हाइट h दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका h हाइट का है। तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ प्रेशर आपको पता है h बार होता है आपका IG अपॉन ax बार प्लस x बार, यही होता है। ये होगा आपका BH क्यूब अपॉन 36 IG अपॉन A क्या हो जाएगा BH बाई 2 इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा H बाई 3 होगा ना, यहाँ से वो ड्रॉप सरफेस से लिया जाता है H बाई 3 प्लस H बाई 3। अब यहाँ करिए इसको
बी एच स्क्वायर से इसको काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा एच केवल, ठीक है। और 6 6 36 6 बचेगा यहाँ पे। एच बाई 6 प्लस एच बाई 3 क्या रहेगा, एच बाई 2 आ जाएगा आपका, एच बाई 2 क्या हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए 3 और 6 9, हाँ एच बाई 2 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ फेचिंग ऑफ एनुअल रेंट 1,80,000 रुपए, द परचेजर डिजायर टू गेट 5% रिटर्न ऑन द कैपिटल, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है आपकी जो कॉस्ट होती है इनटू ईयर परचेज, ठीक है। तो 1,80,000 आपका दिया हुआ है कॉस्ट, और ईयर परचेज कितना हो जाएगा 100/5 कर देंगे, मतलब 1/r होता है या 100/r% होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1,80,000 × 20 कर देंगे आप, तो 18 36 जिस ऑप्शन में दिखे वही सही कर दो, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइए, सेशन को शेयर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।